हे गाइस, दिस इज योर यश भैया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा था। ये समझा था कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और रेस्पिरेशन के बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, देखने में ना ऐसा लगता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कोई फर्क ही नहीं है, दोनों सेम ही तो है। और डेली लाइफ में तो हम इन वर्ड्स को इंटरचेंजिंगली यूज भी कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है बाबू भैया। फर्क तो है, तभी तो अलग अलग पढ़ना पड़ रहा है। क्या फर्क है उसे समझना है। तो देखो, जब हमने ब्रीदिंग पढ़ा था तो मैंने आपसे कहा था ऑक्सीजन को इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना ही ब्रीदिंग है। हमने वहां एनर्जी की तो कोई बात ही नहीं की थी, तो बस जो बात वहां छूट गई है वो हम यहाँ कर लेंगे, यानी कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी इन्वॉल्व होगी। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग जो फूड खाते हैं वो बॉडी में जाकर ब्रेक करता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट। देखो, यही चीज लिखी भी हुई है कि इट इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। किस यूनिट में? एटीपी के यूनिट में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के यूनिट में। अब यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर लिखा है, इसका मतलब और कुछ नहीं है, फूड ही है, ठीक है। तो बस हम फूड को ब्रेक करेंगे और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। किस फॉर्म में एनर्जी होगी? एटीपी के फॉर्म में होगी। तो अब देखो, इसके बाद लिखा है कि व्हेन द बॉडी यूजेस एटीपी to perform certain activities, ATP get converted into ADP, adenosine diphosphate and AMP, adenosine monophosphate। कह रहा है कि जब हम एनर्जी का यूज करेंगे, भाई एनर्जी प्रोड्यूस हुई है एटीपी के फॉर्म में, अब वो एनर्जी हमारी बॉडी में यूज होगी अलग अलग कामों को करने के लिए। तो ये एटीपी जो है एडीपी और एएमपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में बदल जाती है। मालूम होना चाहिए। यहां पर देखो, रेस्पिरेशन का केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है सबसे पहले फूड से हमें ग्लूकोज मिलेगा और ऑक्सीजन तो हम लोग नोज से इनहेल कर ही रहे हैं। तो ये जो ग्लूकोज खाने से मिला है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वाटर प्रोड्यूस होता है और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एकदम सिंपल सी रिएक्शन है और इसी से हमें सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, दो तरीके का रेस्पिरेशन होता है। पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अब अपने चांद सितारों को अगले स्लाइड में मैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बताऊंगा, ओके। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन को हम एक फ्लो चार्ट से समझेंगे और लास्ट में मैं आपको डिफरेंसेस की एक टेबल प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ग्लूकोज लिया गया है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है 6 कार्बन है, तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, राइट। अब बच्चे, रेस्पिरेशन चाहे किसी भी टाइप का हो, एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, आधा प्रोसेस दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है भाई? ये जो ग्लूकोज है ये साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट पे कन्वर्ट होता है। पाइरुवेट क्या है? पाइरुवेट एक 3 कार्बन का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जिसका फॉर्मूला आपको बताना मैं जरूरी नहीं समझता क्योंकि उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, वैसे पाइरुवेट 3 कार्बन का एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। यहां तक का प्रोसेस तो होगा ही होगा। अब पाइरुवेट इसके बाद देखेगा कि ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है। अगर इसको ऑक्सीजन मिलेगी तब फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ये पाइरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। पाइरुवेट देखेगा अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी? 38 एटीपी, मतलब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो प्रोसेस है ये ह्यूमंस में होता है, हमारे अंदर रेस्पिरेशन इसी मेथड से होती है, ठीक है। और ये जो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब देखो, दूसरा है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब बेटा, पाइरुवेट को अब की बार ऑक्सीजन मिली तो है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी है, बहुत अच्छे से ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पाइरुवेट को नहीं हो पाई है। तो ऐसे में जो पाइरुवेट है वो ऑक्सीजन की कमी में लैक्टिक एसिड और एनर्जी में बदल जाता है, ठीक है। यहां पर ये प्रोसेस कहां देखने को मिलता है? ह्यूमन की मसल सेल्स में। कैसे?
देखो कभी कभी आपने देखा होगा हम जिम वगैरह गए या खूब सारी फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद थक जाते हैं और हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि बॉडी को उतनी ऑक्सीजन मिल नहीं पाती। तो जब जरूरत ज्यादा की है और मिल कम ऑक्सीजन रही है, ऐसे में ये जो पायरुवेट है ये हमारी मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और साथ में एनर्जी थोड़ी सी प्रोड्यूस हो जाती है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है, इसीलिए यहां लिखा है इन ह्यूमन मसल सेल्स। देखो इसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हुए मैंने नीचे एक नोट पॉइंट लिखा है, जनरली ह्यूमंस रेस्पायर बाय एरोबिक रेस्पिरेशन, कि भाई जनरली तो ह्यूमंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, बट समटाइम्स आफ्टर डूइंग हैवी एक्सरसाइज देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। कह रहा है कभी कभी बहुत हैवी एक्सरसाइज के बाद बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इन दिस केस ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड, ऐसे में ग्लूकोज जो है लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेस क्रैम्प्स, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड से या लैक्टिक एसिड के फॉर्म होने से हमारी मसल में क्रैम्प्स पड़ जाती है, मरोड़ पड़ जाते हैं, मोच आ जाती है ना, और जिसके कारण मसल्स को मूव करने में फिर दिक्कत होने लगती है। तो अगली बार अगर कभी मसल में क्रैम्प्स आ जाए ना एक्सरसाइज करते समय, तो याद रखना कि वो ऑक्सीजन की लैक के कारण हो रहा है। मैं भी ना भूल जाता हूं, तुम लोग कहाँ एक्सरसाइज करते होगे, तुम लोग अपना खुद का काम कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। चलो यार आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखो जो पायरुवेट है, हो सकता है उसको ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बिल्कुल ही ना मिले, ऑक्सीजन ना के बराबर मिली ही नहीं, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये जो पायरुवेट है ये इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में बदल जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस हमें ईस्ट में देखने को मिलता है और जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा एनर्जी भी मात्र 2 एटीपी ही प्रोड्यूस हो रही है, मतलब बहुत कम एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हो पा रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऊपर वाला एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये सेकंड वाला और थर्ड वाला दोनों ही एनारोबिक रेस्पिरेशन है, राइट। अब देखो अगर आपसे कोई कहेगा कि एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंसेस बताओ, तो आप क्या क्या डिफरेंसेस बताओगे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस या ऑक्सीजन की कमी में हो रहा है, राइट। अब क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो यहां पर फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तो यहां पर फूड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा, राइट। इसके बाद देखो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो आधी तो साइटोप्लाज्म में हो रही है लेकिन आधी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, राइट। दिख रहा है ना डायग्राम से कि आधी रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में हो रही है और आधी माइटोकॉन्ड्रिया में, एरोबिक। लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो पूरी की पूरी साइटोप्लाज्म में होती है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड या इथेनॉल बनता है और उसके साथ थोड़ी सी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी की मात्रा बहुत ज्यादा है, 38 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस हुई है, राइट। तो अब इसी की एक टेबल हम लोग बना लेंगे जिसमें हम एक तरफ एरोबिक रेस्पिरेशन के पॉइंट्स और दूसरी तरफ एनारोबिक रेस्पिरेशन के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, तो पता है एक बार क्वेश्चन आया था कि एक्सप्लेन द फेट ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्या क्वेश्चन आया, फेट ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। आधे से ज्यादा बच्चे छोड़कर आए थे, प्रॉब्लम ये थी कि समझ में ही नहीं आ रहा था पूछ क्या रहा है। देखो फेट का मतलब है फ्यूचर या एंड रिजल्ट, तो ग्लूकोज के देखो ग्लूकोज की फेट क्या है, ये देखो तीनों फेट ही तो दी हुई है, तीनों एंड रिजल्ट ही तो दिए हुए हैं कि एरोबिक के केस में ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में बदलेगा, एनारोबिक के केस में या तो लैक्टिक एसिड या इथेनॉल में बदलेगा। तो पूछा था ये वाला फ्लो चार्ट, लेकिन क्वेश्चन कितना घुमा दिया कि बच्चों को समझ में ही नहीं आया। तो ध्यान रखना अगर पूछेगा कि एक्सप्लेन द फेट ऑफ ग्लूकोज इन रेस्पिरेशन, तो ये वाला फ्लो चार्ट बनाना है। ये फ्लो चार्ट मैंने खुद से नहीं बनाया है, एनसीईआरटी में बना है, इसलिए बार बार पूछ लेता है। एक बार पूछा था एक्सप्लेन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय 3 डिफरेंट पाथवेज, तो पहला पाथवे, दूसरा पाथवे, तीसरा पाथवे। तो ये डायग्राम अच्छे से कर लेना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां मैंने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच के डिफरेंसेस की एक टेबल बना दी है। एक्सप्लेन तो मैं इसे पीछे ही कर चुका हूं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार जल्दी से रीड कर देता हूं। देखो सबसे पहला डिफरेंस है कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी। दूसरा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा,
एनारोबिक में ऑक्सीजन है ही नहीं तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा। तीसरा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन आधी साइटोप्लाज्म और आधी माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन पूरी की पूरी साइटोप्लाज्म में होगी। चौथा है एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनते हैं एज एंड प्रोडक्ट्स, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड, इथेनॉल और एनर्जी बनते हैं। ठीक, लास्ट है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी 38 एटीपी प्रोड्यूस होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत कम एनर्जी लगभग 2 एटीपी ही प्रोड्यूस हो पाती है। तो पीछे से आपको मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया था और यहाँ मैंने टैबुलर फॉर्म में लिख भी दिया है। इस वीडियो में इतना ही। कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।